हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था बिजनेस का। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हमने कल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसकी इंपॉर्टेंस कर ली थी। फिर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स कर लिए थे। अब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस करेंगे। बेटा इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इसमें कोई हेडिंग नहीं है, 7 पॉइंट्स है। अब उन 7 पॉइंट्स को याद करने के लिए हमें कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, जिसके बेस पे हम सेंटेंस को मेमोराइज करेंगे। ठीक है, उसको मेमोराइज करने से पहले एक बार फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब समझ आ जाए, उसके बाद हमारे को इसकी इंपॉर्टेंस याद हो जाएगी। किस चीज का मीनिंग कर रहे हैं हम? फाइनेंशियल प्लानिंग। अब बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि मुझे बिजनेस में कितने फंड्स चाहिए और वो कहां से अरेंज होंगे। अपना पैसा लगाएंगे या बोरो करेंगे, या अपना कितना और बोरो कितना। जब आप इस चीज का डिसीजन ले रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। और ऑब्वियसली प्लानिंग वर्ड है तो फॉर फ्यूचर होगा। तो इस फाइनेंशियल प्लानिंग से आपको फायदे क्या होते हैं? जब आप पैसों की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला फायदा आपको होता है कि आप फ्यूचर को फोरकास्ट मतलब जज कर पाएंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। कि मेरे को इस समय पे ये चीज खरीदनी है और ये चीज खरीदने के लिए इतना पैसा चाहिए होगा। क्या ये बिना प्लानिंग के पॉसिबल है? अब सपोज मैंने कहीं नेक्स्ट सेशन के लिए प्लान किया कि मुझे इसमें जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट करना है, तो मुझे उस इंप्रूवमेंट के लिए कुछ और चीजें खरीदनी पड़ेगी। उसके लिए क्या पैसों की प्लानिंग करनी पड़ेगी? यस। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का फायदा यह है, इट मे हेल्प्स यू टू फोरकास्ट व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर। तो अंडरलाइन कर सकते हैं हम वर्ड फोरकास्ट। ठीक है। दूसरा, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करते हैं तो जो बिजनेस में शॉक्स और सरप्राइजेस आते हैं, क्या आप उसे अब्सॉर्ब कर पाते हैं? कैसे शॉक्स और सरप्राइजेस बेटा समझना। जैसे कि लास्ट ईयर सेशन की शुरुआत में लॉकडाउन लगा, बिल्कुल अप्रैल में न्यू सेशन स्टार्ट होता है, 22 मार्च को लॉकडाउन लगा। अगर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग ना करी होती, फाइनेंशियल प्लानिंग इन द सेंस कि हमने पास्ट में जो बिजनेस किया था उसमें कुछ सेविंग ना करी होती, क्या उन शॉक्स को हम एब्जॉर्ब कर पाते? नेवर। क्योंकि फीस आनी नहीं है, बट यू हैव टू पे रेंटल्स। तो उसको मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। तो दोनों फायदे समझ आए। पहला, आप फोरकास्ट कर पाएंगे। दूसरा, आप क्या कर पाएंगे? शॉक्स और सरप्राइजेस को अवॉइड कर पाएंगे। तो देखो ये लिखा है, अवॉइड बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। नंबर 3, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस। आपने बिजनेस में जो जो काम करने हैं, उस काम में किस काम में कितना पैसा चाहिए, क्या उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाती है फाइनेंशियल प्लानिंग। मेरे पास 50,000 है सपोज, और मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि अगले महीने 30-40 हजार और आने हैं। तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ यार, मुझे कुछ लाइक प्रोजेक्टर या कुछ ऐसा कैमरा खरीदना है, प्लस बोर्ड अभी यही चला लेंगे, और मुझे घर के लिए भी कोई चीज परचेज करनी है, अपने लिए कोई 2 व्हीलर परचेज करना है। तो क्या उस प्लानिंग से मैं अपनी सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर पाऊंगा या नहीं? तो यही लिखा है तीसरा बेनिफिट, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन। बिजनेस के जितने भी फंक्शन है आप उन्हें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अगर आपने प्लानिंग अच्छी करी है। फोर्थ, इट ट्राइज टू लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऑब्वियसली प्लानिंग का मतलब यही होता है, आज को फ्यूचर से लिंक करके चलें, दैट इज प्लानिंग। पॉइंट नंबर 5, डिटेल प्लान ऑफ एक्शन इज प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग व्हिच हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, गैप इन प्लानिंग एंड कंफ्यूजन। क्या है, जब आप प्लानिंग करते हैं ना तो आपका कोई भी काम, कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं होता। आप कोई भी काम 2 बार नहीं करते, क्योंकि जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप डिटेल में हर चीज सोच रहे होंगे, और जब आप डिटेल में किस चीज के बारे में सोच के चलते हैं तो आप कोई भी चीज वेस्ट नहीं होने देते। क्लियर? तो 5 बेनिफिट समझ आए। अभी तक हमने 5 पढ़े, 2 रह गए हैं सिर्फ। 5 में सबसे पहला हमने पढ़ा कि हम फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर को, हम शॉक्स और सरप्राइजेस को अवॉइड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं बिटवीन वेरियस फंक्शंस ऑफ द बिजनेस, हम लिंक कर सकते हैं प्रेजेंट को फ्यूचर से, और कोई भी चीज वेस्ट नहीं होने देंगे। पॉइंट नंबर 6, इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। के पैसा कहां से आएगा और कहां इन्वेस्ट करना है, ये सब प्लानिंग में ही डिसाइड होता होगा।
कि कहां से मेरे पास फंड्स आएंगे और मैं कहां उसे इन्वेस्ट करूंगा। दैट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग बेनिफिट। ये इसका एक फायदा है। जब मैं पैसों की प्लानिंग करता हूं तो मैं उससे क्या फायदा उठाना चाहता हूं कि मुझे अगले महीने इतनी फीस आनी है, इतने पैसे मैंने कमेटी में देने हैं, इतने पैसे मैंने इंस्टीट्यूट में लगाने हैं और इसमें इतना पोर्शन मुझे रेंट में देना है। तो ये प्लानिंग मुझे किस चीज में हेल्प करती है कि मेरे फंड्स की सोर्स यानी कहां से आएंगे, फाइनेंसिंग एज वेल एज इन्वेस्ट कहां करना है। तो प्लानिंग से यही फायदा होता है। नेक्स्ट लास्ट, इट मेक्स इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर। इससे आप अपनी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट भी कर पाएंगे। यार मैंने इतना सोचा था, इतना आएगा, आया इतना, तो इसका मतलब कोई डिफरेंस आ गया ना। तो वो कंपैरिजन किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? बिकॉज ऑफ प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग में स्टैंडर्ड सेट किए होंगे और एक्चुअल से कंपेयर कर पा रहे हैं, जो अभी पढ़ा कंट्रोलिंग में। समझ रहे हैं बात को? तो ये 7 बेनिफिट्स होते हैं हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के। तो ये हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग भी खत्म हुआ। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल डिसीजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पूरे चैप्टर में और बहुत ही इंटरेस्टिंग अगर समझ आ जाए, वरना ये याद नहीं होगा। फाइनेंशियल डिसीजन, बेटा फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब क्या है? हमें पैसों से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं। हमें पैसों से रिलेटेड जब डिसीजन लेने होते हैं, हमें 3 डिसीजन लेने होते हैं। पहला कि वो पैसा आएगा कहां से, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। दूसरा, वो जो पैसा आपने अरेंज कर लिया, उस पैसे को लगाना कहां है, इन्वेस्टिंग डिसीजन। अब इन्वेस्ट करके जो कमाया उसमें से कितना अपने पास रखना और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिविडेंड डिसीजन। तो हमें जब फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। हमारे पास जो केस स्टडी आने वाली है वो लगभग इसी पे आती है। क्या बन सकती है इस पे केस स्टडी? पूरी कहानी सुनाने के बाद कहेंगे आइडेंटिफाई व्हिच फाइनेंशियल डिसीजन इज टॉक्ड अबाउट हियर एंड व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट सच फाइनेंशियल डिसीजन। अब ये इसका मतलब हर डिसीजन के कुछ फैक्टर्स होंगे जो उस डिसीजन को इफेक्ट करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग डिसीजन का मीनिंग पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा लेंथी इन द सेंस कि वो लिंक्ड है पूरा। अब लिंकेज बनाने के लिए बातों को ध्यान से सुनना। पढ़ेंगे तो एक ही पैराग्राफ, लेकिन उस पैराग्राफ में समझना बहुत कुछ है हमारे पास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम फाइनेंसिंग डिसीजन। मैं इसमें से ये दोनों हटा रहा हूं अभी। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे बेटा। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब जो मुझे पैसा रेज करना है अपने बिजनेस के लिए, उसमें से कितना पैसा तो मैं अपना लगाने वाला हूं और कितना पैसा बोरो करने वाला हूं। यानी कि इट इज अ डिसीजन व्हिच रिलेट्स अबाउट हाउ मच फंड्स टू बी रेज्ड फ्रॉम इक्विटी एंड हाउ मच इज टू बी रेज्ड फ्रॉम डेब्ट। इक्विटी मतलब ओनर फंड और डेब्ट मतलब बोरोड फंड। तो ये डिसीजन है कि कितना पैसा इक्विटी से लगेगा और कितना बोरो करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे। हम इसमें 2 बातें सोचने वाले हैं कि कितना फंड्स हम डेब्ट से रेज करेंगे और कितना पैसा हम इक्विटी। और ये कह रहे हैं इन दोनों से जब आप पैसा रेज करते हैं, जब भी आप अपने बिजनेस के लिए पैसा लेते हैं, तो उसमें 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है कि वो पैसा लेने के लिए कितना पैसा बदले में देना पड़ा, वो होती है उसकी कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? जब आप किसी चीज को खरीद रहे हैं या किसी से पैसा ले रहे हैं, उसके बदले में कुछ रिटर्न में देंगे, जो इन रिटर्न आप देंगे वो होती है उसकी कॉस्ट। और दूसरा होता है उसका रिस्क। जो पैसा लिया है उस पैसे को लेने में रिस्क कितना है। कह रहे इन दोनों फैक्टर से बिजनेस की कॉस्ट और रिस्क पे इफेक्ट आता है। किस पे इफेक्ट आता है? कॉस्ट और रिस्क। इन दोनों में से एक कॉस्टली है और एक रिस्की है, उस पर बात करेंगे। बट एक बार हम पहले सिर्फ पहला पैराग्राफ इंट्रो का पढ़ लेते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन इज कंसर्न्ड विद द डिसीजन अबाउट हाउ मच फंड्स टू बी रेज्ड फ्रॉम डेट्स एंड हाउ मच टू बी रेज्ड फ्रॉम इक्विटी। यहां तक समझ आ गया? फाइनेंसिंग डिसीजन डिटरमाइन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज। यानी कि ये डिटरमाइन करता है कि इससे बिजनेस को कॉस्ट कितनी आने वाली है और बिजनेस को रिस्क कितना होने वाला है, इन दोनों से मिला के। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कॉस्ट और रिस्क के हिसाब से डेट्स और इक्विटी, कॉस्टली कौन सा होता है बेटा? कॉस्टली होता है इक्विटी।
डेब्ट्स कॉस्टली नहीं होते। रिस्की कौन सा होता है? डेब्ट रिस्की होते हैं, इक्विटी रिस्की नहीं होते। ये हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी कह रही है कि मेरे लिए सस्ते हैं डेब्ट्स, लेकिन उनमें रिस्क है। इक्विटी सर महंगी पड़ती है पर रिस्क कोई नहीं है। कैसे? थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस पे। डेब्ट को डेब्ट को सस्ता कहा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द टू दैट इज फ्रॉम कॉस्ट एंड दैट इज फ्रॉम डेब्ट एंड इक्विटी विच इज लेस कॉस्टली। क्वेश्चन आया आउट ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी विच इज लेस कॉस्टली एंड व्हाई। आपने कहा सर डेब्ट्स, मैंने क्योंकि बता दिया सर डेब्ट लेस कॉस्टली होते हैं। रीजन सुने। पहला, हाँ बताए लोकेश। बिकॉज जो उसको इंटरेस्ट देंगे वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होगा। वेरी गुड। और दो रीजन है बेटा। लेंडर्स रिस्क इज लेस देन द शेयर होल्डर्स रिस्क, इसीलिए वो सस्ते पड़ते हैं। कैसे? ध्यान से समझना। मेरी कंपनी है, अब मैं कह रहा हूं मेरे को डेब्ट जो है सस्ते पड़ते हैं। क्यों सस्ते पड़ते हैं? क्योंकि आप कौन है? आपने मुझे फंड्स दिए हैं, देने हैं। आप दो तरह से दे सकते हैं मुझे फंड्स। या तो आप मेरे को लोन दे दें या आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, आपने कहा कि सर मेरे को लोन देना है। आपने सोच के अपनी तरफ से कहा क्यों? मैंने कहा भाई ऐसा क्यों, इक्विटी क्यों नहीं? कह रहा सर मुझे रिस्क नहीं लेना। मैंने कैसा रिस्क है तुझे? कह रहा भैया आपने कुछ कमाया तो दोगे, नहीं कमाया तो नहीं दोगे। मुझे तो रिटर्न चाहिए ही चाहिए। मैं तो आपको लोन दे दूंगा, मुझे ब्याज देते रहना, मैं थोड़ा खा लूंगा लेकिन लूंगा ब्याज रेगुलर। तो आपने मुझे क्या दिया? डेब्ट्स, लोन दिया। अब जब आपने मुझे लोन दिया तो मेरे लिए लोन सस्ते कैसे हैं? ध्यान से समझना। आपने कहा कि मुझे रिस्क नहीं लेना। जब आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो मैं आपको इंटरेस्ट ज्यादा दूंगा या कम दूंगा? ऑब्वियसली कम दूंगा, क्योंकि आपका रिस्क कम है। तो पहला रीजन तो यही है, बिकॉज लेंडर्स रिस्क इज लेस देन द शेयर होल्डर रिस्क। शेयर होल्डर का रिस्क कैसे ज्यादा है? अगर मैं कहूं डेट्स नहीं इक्विटी ले लो, आप क्या कहोगे? तो सर रिस्क बहुत है। कैसा रिस्क? अगर आपने नहीं कमाया तो आप कुछ देने भी नहीं वाले। क्यों दूंगा भाई, तुम ओनर हो। सिंपल सी बात है ना। तो पहला रीजन व्हाई डेट इज लेस कॉस्टली, बिकॉज लेंडर्स रिस्क इज लेस देन द इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क। और दूसरा पॉइंट समझना, समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लेना। लोकेश ने एकदम याद करा बताया क्या? डेब्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। डेब्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। एक एग्जांपल के थ्रू कोशिश कर रहा हूं समझाने की, समझ आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज याद कर लेना। दो रीजन है। पहला तो समझ आ गया, लेंडर रिस्क इज लेस देन द इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क। और दूसरा टैक्स इज अ डिडक्टेबल, इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। समझिए? एक कंपनी ने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने हैं, इधर समझेंगे, इन्वेस्ट करने हैं 5 लाख। ठीक है, इन्वेस्ट 5 लाख करने के बाद कंपनी की जो अर्निंग होगी, जिसको आप PBIT बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो है अर्निंग कितनी है? सपोज अर्निंग इज 1 लाख। अर्निंग इज 1 लाख। सर दो बार क्यों लिख दिया? सपोज ये जो इन्वेस्टमेंट थी, ये पहले केस में मैंने करी है 10% डेब्ट के थ्रू, यानी कि लोन लिया 10% का। ठीक है, 5 लाख रुपए पे 10% का लोन ले लिया। दूसरे केस में मैंने सारा का सारा 5 लाख इक्विटी से लगवा दिया, यानी कि अपना पैसा लगा दिया। इक्विटी मतलब ओनर ही होगा। अब जब मैंने ये 1 लाख रुपए कमाया, इसमें से सबसे पहले क्या माइनस करूंगा? इंटरेस्ट। कितना? 50,000 इस केस में नहीं। प्रॉफिट कितना बचा इस केस में? 50,000, इस केस में 1 लाख। राइट? समझ आई बात? इसके बाद टैक्स लगता है। सपोज टैक्स का रेट है 30%। इस केस में कितना आ जाएगा? 15,000। इस केस में टैक्स आ जाएगा 30,000।
इसका मतलब इस लोन की वजह से, लोन पे जो इंटरेस्ट गया इसकी वजह से मेरा टैक्स देखो कितना बच गया, टैक्स में कमी आ गई 15,000 की, टैक्स बच गया मेरा 15,000 का, किस वजह से, लोन की वजह से। बट बच्चा इसको देख के कहता है सर अगर आगे चलो तो देखो सर 35,000 बच रहा है इसमें 70,000 बच रहा है सर, इसमें इनकम भी तो ज्यादा है। बेटा एक चीज और भी तो सोचो, इसमें आपके 5 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए पूरे के पूरे, इसमें आपका क्या लगा, कुछ भी नहीं, किसी और के पैसे को लगा के 35,000 रुपए कमा रहे हो, अपने 5 लाख कहीं और कमा के वहां से नहीं कमाओगे क्या, समझ रहे हैं। तो ध्यान से अगर सोचा जाए, एक तो अपना पैसा नहीं लगा, दूसरा हमें पे कितना करना है 50,000, और हमें 50,000 पे करने के बाद टैक्स में 15,000 की छूट भी मिल गई है, वरना टैक्स मेरी जेब से कितना जाता, टैक्स बच गया। तो मैंने क्या कहा, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। एक्चुअल में 50 तो गया पर 15 की टैक्स सेविंग हो गई, तो मेरी जेब से इंटरेस्ट गया कितना, अगर आप सोचें सिर्फ 35,000। कितना गया, और अगर आप यहां से नहीं इमेजिन कर पा रहे, यहां से देख लो आपकी जेब से गया कितना, अगर अपना लगाते तो 70 कमाते, ठीक है, बाहर से लेके लगाया तो कितना कमाया 35, तो आपकी जेब से कितना गया एक्चुअल में इंटरेस्ट, सिर्फ 35,000 रुपए, 50,000 नहीं गया, वो दिखता है 50, पर उसकी वजह से टैक्स में सेविंग आ गई आपकी। तो ये रीजन है, आगे इसको न्यूमेरिकली और सॉल्व करने वाले हैं, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी हैं। कह रहे हैं डेब्ट लेस कॉस्टली होते हैं बिकॉज 2 रीजंस, समझ आ गए, नहीं समझ आया ये वाला तो याद कर लो भाई, डेब्ट लेस कॉस्टली क्यों होते हैं, पहला लेंडर रिस्क इज लेस देन द इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क, एंड दूसरा इंटरेस्ट ऑन डेब्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, डेब्ट एंड इक्विटी डिफर सिग्निफिकेंटली इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द फर्म। कह रहे दोनों डिफरेंट है कॉस्ट और रिस्क को लेके, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कह रहे डेब्ट की जो कॉस्ट है वो इक्विटी वालों से कम है, बिकॉज रीजन बता रहे हैं, लेंडर रिस्क इज लोअर देन इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क, पहला रीजन समझ आ गया। मोर ओवर इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, तो आपको दोनों पॉइंट यहां लिखे मिले, मार्क कर लो कि वो लेस कॉस्टली क्यों होते हैं, दोनों पॉइंट दिए हुए, मार्क कर लो, से 2 ब्रैकेट बना लो, पहला और दूसरा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट, सेकंड बुलेट पढ़ते हैं बेटा, क्या लिखा है, डेब्ट इज चीपर, हमने पढ़ लिया डेब्ट सस्ते हैं बट दे आर रिस्की ऑल्सो, बट इज मोर रिस्की फॉर द बिजनेस। क्यों रिस्की है इधर समझेंगे, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं भी कमाया तब भी डेब्ट पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कंपलसरी है, और अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा, आपका बिजनेस बंद हो सकता है, वो केस कर देंगे बिजनेस में कि मेरे से लोन लिया था पैसा नहीं चुका रहे। तो इसीलिए भले ही सस्ते हैं पर रिस्की भी हैं, क्या, डेब्ट्स। ये मत सोचना सर इसका मतलब हमें तो कहीं भी काम करना हो तो हम लोन ले लें, अपना पैसा ना लगाएं, बेटा उसमें रिस्क भी बढ़ जाता है कि वो पैसा ना चुकाया तो वो आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं और बिजनेस को बंद भी करा सकते हैं। तो देखो क्या लिखते हैं, डेट इज चीपर बट मोर रिस्की फॉर अ बिजनेस बिकॉज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज ऑब्लिगेटरी फॉर द बिजनेस। एनी डिफॉल्ट इन मीटिंग दीज कमिटमेंट, अगर आप ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहे, मे फोर्स द बिजनेस टू गो इन लिक्विडेशन, आपका बिजनेस बंद हो सकता है इसकी वजह से। इज इट ओके, कोई प्रॉब्लम? तो आज हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अब ये जो इसके फैक्टर्स हैं वो करते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय।